हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू सेशन। आज टेस्ट 42 आज अपन ने सॉल्व किया है रियल टाइम, और उसको सॉल्व करने के बाद जो निष्कर्ष मेरा निकला है, देखिए 20 क्वेश्चंस वर इजी, 20 वर मीडियम, 4 वर टफ एंड एक 36 क्वेश्चन में डेटा मतलब स्टेटमेंट ही पूरा नहीं है, तो यू कैन नॉट सॉल्व दैट क्योंकि इन्फॉर्मेशन ही नहीं पता चल रही। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 14 और 20 में एरर है, मतलब आंसर्स या कहीं ना कहीं इशू है। 31 क्वेश्चन फंडामेंटली रॉन्ग है, आंसर तो आ जाता है इक्वेशंस लगा के, बट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कंसेप्ट की ही 12 बजा दी गई है, फंडामेंटली लोचा है उसमें। ठीक है, तो इस बार मिस्टेक्स भी हैं पेपर में, बट ओवरऑल वैसे देखें तो पेपर क्योंकि अब ज़्यादा टफ नहीं दिख रहे मुझे, तो मतलब इजी टू मीडियम वाली कैटेगरी में ही ज़्यादा है। सो पेपर इज़ ऑफ नॉर्मल डिफ़िकल्टी लेवल। सो अगर मैं इन 3 या 4 क्वेश्चंस को हटा दूं, देखिए 3-4 क्वेश्चन अब मेरे को हटाने पड़ेंगे, या 2 तो हटाने ही पड़ेंगे एटलीस्ट, तो भी अगर मैं गुड स्कोर की बात करूँ तो यहाँ पे गुड स्कोर ऑलमोस्ट वो क्वेश्चंस हटा दें तो 125 प्लस बिना उन्हें गिने, और वेरी गुड स्कोर तो फिर उन्हें बिना गिने भी 145 प्लस टाइप्स ही होगा। देखिए वो 4 क्वेश्चन और होते तो 160 भी बोल देता मैं, बट ठीक है, वो क्वेश्चंस हटाने के बाद मैंने आपको बोले हैं, तो उस तरीके से आप देख सकते हैं। अच्छा, अपडेट्स की बात करें तो भैया देखो, तेलंगाना के जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होने थे स्टेट के, वो सारे उन्होंने पोस्टपोन कर दिए हैं। तो जो सिचुएशंस बन रही हैं, भले ही एचआरडी मिनिस्टर एनटीए कितना भी दावा करें, देखिए मान के चलिए जो मेरा असेसमेंट है, जेई मेन हो सकता है किसी तरह हो जाए, बट नीट एग्ज़ाम एक दिन में 15 लाख लोगों का एक शिफ्ट में एग्ज़ाम कराना, भाई इट वुड बी मिराकल मतलब। बट फिर भी देखो, जब तक डिसीजन नहीं आया, प्लीज़ स्टार्ट प्रिपेयरिंग वैसे ही करते रहें जैसे कि 26 को ही एग्ज़ाम है, क्योंकि वर्स्ट केस में भी भैया अगर 26 को हो गया तो इसलिए ढीला नहीं पड़ना, और वैसे भी अगर डिले भी होता है तो करना क्या है अपने को तो केवल तैयारी ही करनी है। वी हैव ओनली वन टास्क टू प्रिपेयर वेल। और आज तो जब मैं रिलीज़ कर रहा हूँ, इट्स ए डॉक्टर्स डे, सो मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप आप सब फ्यूचर डॉक्टर्स बने अपने डॉक्टर बनने के सपने को पूरा कर सकें, और मैं जितनी हेल्प मेरी तरफ से हो सकती है करने की कोशिश करूँगा। सो अ वेरी हैप्पी डॉक्टर्स डे टू ऑल यू फ्यूचर डॉक्टर्स। चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट 42। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, देखते हैं क्या है। द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ एन अल्फा पार्टिकल फायर टूवर्ड्स द न्यूक्लियस विद अ मोमेंटम p is r. What will be the distance of closest approach when the momentum of the alpha particle is 2p? अब देखो यार, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, न्यूक्लियर फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैट दोनों में आप करते हो। माना एक अल्फा पार्टिकल है, बहुत दूर से अपन ने फेंका है कि अल्फा एनर्जी से, और ये न्यूक्लियस है जिस पे चार्ज प्लस जेड ही है, ये फिक्स है। जैसे जैसे इसकी ओर लेट से अगर डायरेक्ट अपन ने एक सी लाइन ऑफ एक्शन के लॉन्ग भेजा है, तो लेट से ये पी तक आते आते रुक जाएगा, और ये डिस्टेंस आपका आर मिनिमम कहलाएगा। जब अपन बोलेंगे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी, इसी को आप डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बोलोगे। तो यहाँ से देखिए, अपन इसको और इसको सिस्टम माने तो कोई एक्सटर्नल वर्क नहीं है, केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक म्यूचुअल वर्क ही है, तो विल से एनर्जी इज़ गोइंग टू रिमेन कंजर्व। तो डायरेक्टली इनिशियल एनर्जी थी के अल्फा प्लस, इनिशियली बहुत दूर था तो पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो, फाइनली काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो, और पोटेंशियल एनर्जी आप लिखोगे के क्यू ऑफ अल्फ़ा क्यू ऑफ न्यूक्लियस अपॉन आर ऑफ मिनिमम। तो यहाँ से सीधे सीधे आपको समझ आ रहा है के अल्फ़ा इज़ के Q1 Q2 या Q अल्फ़ा Q ऑफ न्यूक्लियस अपॉन आर मिनिमम। तो आर मिनिमम की वैल्यू क्या समझ आ रही है, इट इज़ 1 अपॉन के अल्फ़ा। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है अल्फ़ा पार्टिकल के लिए, के इज़ पी स्क्वायर बाय 2m किसी भी पार्टिकल के लिए। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ आर इज़ इनवर्स टू 1 बाय पी स्क्वायर। तो मोमेंटम आपने p से 2p किया, तो आर मिनिमम की वैल्यू r से r/4 हो जाएगी, क्योंकि 1 बाय पी स्क्वायर मतलब 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, करते हो आप ऐसे। नेक्स्ट, फिर न्यूक्लियर फिजिक्स। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट ए एंड बी आर ई एंड ई बी। याद रखो बाइंडिंग एनर्जी की मैंने, ना कि पर न्यूक्लियन। 3 एटम्स ऑफ बी फ्यूज टू गिव 1 एटम ऑफ एलिमेंट ए। द फ्यूजन प्रोसेस रिलीजेस ई एनर्जी, देन ई एंड ई बी। तो एनर्जी निकल रही है भाई, 3b कंबाइन होके ए बन रहे हैं, और फ़ायदा हो रहा है मतलब ई एनर्जी यहाँ से निकल रही है, ये जो भी है। तो ये जो ई एनर्जी आप बोलोगे किसके इक्वल होगी, डेफिनेटली एनर्जी निकल रही है मतलब ए ज़्यादा स्टेबल होगा। ज़्यादा स्टेबल होगा इसका मतलब क्या है, स्टेबल ज़्यादा होने का था, इसकी बाइंडिंग एनर्जी भी ज़्यादा होगी, किससे, 3b से मिला के। तो इसको अगर अपन देखें, मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ इसको, ई की वैल्यू डायरेक्टली क्या होगा, ए की एनर्जी ज़्यादा है -3 टाइम्स ई बी, यही होगा। ठीक है, तो अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन बनता है यहाँ से आपका ऑप्शन सी आएगा। ये भी इजी क्वेश्चन है, बस बेसिक कंसेप्ट को आपको देख के चलना है। नेक्स्ट, एक बॉल स्ट्राइक करती है स्मूथ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड को 45 डिग्री पे विद द वर्टिकल, व्हाट कैन नॉट बी द पॉसिबल एंगल ऑफ द वेलोसिटी विद द वर्टिकल आफ्टर द कोलिजन। यार ये देखिए, ये कोई बॉल आई
ऐसे आई, कितने एंगल पे गिवन है यहाँ पे 45, थीटा बोल देता हूँ, और यहाँ से फिर गई, लेट्स से इसको बोले अपन थीटा डैश, तो जो भी है लेट्स से इसको बोले u और इसको बोले v। तो भाई कॉमन सेंस आपको क्या कहता है, क्योंकि स्मूथ है x में कोई फोर्स नहीं लगेगा, x इधर मानूँ y इधर मानूँ, तो पहली चीज़ क्या होगी, vx विल बी इक्वल टू ux, ये तो सही है, ठीक है, vx ux के इक्वल होगा, और vy जो होगा वो आप बोलोगे क्या होगा, e टाइम्स uy, अज्यूमिंग कोई भी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e है। अब देखिए टेन थीटा किसके इक्वल था, इनिशियल वाला टेन थीटा आप लिखोगे ux बाई uy, और फाइनली जो टेन थीटा डैश होगा फाइनली उसको आप लिखोगे vx बाई vy। तो यहाँ से अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ, जो ऊपर मैंने लिखा है vx की जगह तो आ गया ux, और uy की जगह आ गया e टाइम्स uy, तो ux बाई uy को वापस टेन थीटा लिख दिया, दैट इज टेन थीटा बाई ई। आपको पता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 से बड़ा हो नहीं सकता, 1 से छोटा ही होगा, इसका अंदर टेन थीटा डैश की वैल्यू टेन थीटा से ज़्यादा होगी, या बोले थीटा डैश ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा ही होगा, इक्वल टू केवल इक्वल टू 1 पे होगा, तो थीटा डैश की वैल्यू थीटा से ज़्यादा ही होगी, मतलब 45 से ज़्यादा ही होगी, या 45 होगी एट मिनिमम, तो 30 डिग्री इज़ नॉट पॉसिबल, 45, 53 एंड 60 माइट बी पॉसिबल। सो ऑप्शन बी के साथ अपन जाएंगे, ठीक है। अगला, एक बुलेट है एम मास की, फायर की है 50 की स्पीड से, थीटा एंगल से, हॉरिजॉन्टल से हाईएस्ट पॉइंट पे जाके एक पेंडुलम बॉब कनेक्टेड टू ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल में घुस गई, एम्बेड हो गई, 3m मास था उसका। आफ्टर कोलिजन इट मूव्स टू एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, व्हाट इज द एंगल थीटा। तो भाई सबसे पहले देखो हाईएस्ट पॉइंट पे केवल स्पीड x बचेगी, और सिंपल ये इसमें एम्बेड हो रहा है, तो अपन बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन लगाएं, तो उसकी जस्ट बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। सो m इंटू यू एक्स that would be equal to m plus 3m into the velocity after the collision v मान ली। अब ये वेलोसिटी कितनी है, ये 120 डिग्री जा रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे ढंग से देखूँ ये एंगल क्या होगा 30 डिग्री, तो मुझे तो ये देखना है कितनी हाइट ऊपर गया। तो डायरेक्ट एनर्जी कंजर्वेशन से आप क्या लिखोगे, इसकी ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी थी हाफ 4m इंटू वी स्क्वायर, और वो किसके इक्वल हो जाएगी 4m इंटू जी इंटू एच, और h की वैल्यू देखिए क्या होगी, ये लेंथ तो l है, और ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये एंगल 30 डिग्री गिवन है, तो ये वैल्यू आपके लिए हो जाएगी, ये l है तो ये हो जाएगी l साइन 30, ठीक है। तो ये 4m उड़ा दें, सो वी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू जी, l भी कॉमन ले लूँ, 1 प्लस साइन 30 दैट इज़ 1 प्लस 3 बाई 2, ठीक है। सो वी स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 2gl, या 2 तो उड़ा दो ना यार, 3gl, कितनी वैल्यू आ रही है बेटा, वी स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 3gl। तो अब ऊपर से या इसको बोले v की वैल्यू हो गई √3gl, वैल्यू डाल दो यार ज़्यादा अच्छा लगेगा, 3g10, l कितना है यार, l कहाँ गया, अच्छा ये रहा 10/3, तो 10 तो ये 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब ऊपर पुट करें तो क्या आ जाएगा, वो आपको दिख ही रहा था, अपन ने यहाँ इसको सिंप्लीफाई नहीं किया था, यहाँ से सीधा ux की वैल्यू क्या आ रही है 4v, तो यहाँ से v की वैल्यू, तो ux की वैल्यू जो भी है कितनी हो जाएगी 4v, मतलब 40 मीटर पर सेकेंड, और ux कितना होगा, कॉमन सेंस से दिख रहा है 50, इनिशियल एंगल कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से 4/5, सो 37 डिग्री, या कॉस इनवर्स 4/5 आप डायरेक्टली बोल सकते हो। तो ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हो, थोड़ा सा मल्टी कंसेप्ट हो गया, मल्टी कंसेप्ट के सेंस में हो गया कि भाई प्रोजेक्टाइल और वर्क एनर्जी दोनों के फंडे काम आ रहे हैं। नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर अ स्मूथ पैराबोलिक वायर ट्रैक लाइज इन द XY प्लेन, तो ये पैराबोलिक बन गया, शेप दे दिया y इक्वल टू x स्क्वायर है, दे दो अच्छी बात है। रिंग ऑफ मास m विच कैन स्लाइड फ्रीली ऑन द वायर ट्रैक इज प्लेस्ड एट द पोजिशन A, the track is rotated with constant angular speed omega such that there is no relative slipping between the ring and the block। तो यार ये बिल्कुल वो ब्लॉक फंस के नाच रहा होता है वैसा ही क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ देखिए कहीं पे भी देखिए, इसको ऐसे समझिए, यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूँ मैं, ये टेंजेंट बन गई, ये टेंजेंट बोलूँ थीटा एंगल बना रही है, तो ये यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ करूँगा, तो ये नॉर्मल भी वर्टिकल से एंगल जो बनाएगी थीटा होगी, ठीक है। तो अब इसका FBD बनाऊँगा, एक ऐसे देखो यूनिफॉर्मली लग रहा होगा, तो एक पार्टिकल की तरह भी इमेजिन कर सकते हैं, n लगा दिया और यहाँ लगा दिया अपन ने इसका मास mg। तो देखिए सबसे पहले तो वर्टिकल बैलेंस के लिए आप बोलोगे n का ऊपर कंपोनेंट cos थीटा होगा, वो किसको बैलेंस करेगा mg को, और n का जो साइन थीटा है वो सेंट्रीपिटल फोर्स देगा, क्योंकि स्मूथ है और कोई फोर्स आएगा नहीं, m ओमेगा स्क्वायर r। अच्छा पहली चीज़ रेडियस ये होगी, ये रेडियस होने का मतलब क्लियर कट आपको 1,1 है, x कोऑर्डिनेट जितनी होगी दैट इज़ 1, तो ये हो गया m ओमेगा स्क्वायर, लिख दो बस। तो यहाँ से अब आपके पास क्या आ रहा है, साइन अपॉन कॉस करें, टेन थीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बाय जी, तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ रही है बेटा √g10 ऑफ थीटा, आर को मैंने पहले 1 लिख दिया, ऐसे gr टेन थीटा लिखते हैं ना। अब टेन थीटा कैसे निकालेंगे भाई, टेंजेंट की स्लोप निकालना आपको आता है, इक्वेशन क्या है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो आप क्या लिखोगे, टेंजेंट की स्लोप होती है dy/dx दैट इज इक्वल टू 2x,
और ये किस पॉइंट पे बात कर रहा है, 1,1, 1,1 का एक्स कोऑर्डिनेट 1 है तो टेन थीटा डी वाई बाई डी एक्स होता है विच इज़ इक्वल टू 2। तो ये क्या आ गया बेटा आपके पास, √2g। तो ऑप्शन सी के साथ आप यहाँ पे जाओगे, दिस इज़ इक्वल टू √2g। अच्छा क्वेश्चन है ये, बस थोड़ा सा टेंजेंट का भी आपको ध्यान रखते हुए काम चलाना है। चलिए अगला, at temperature of 30 degree Celsius susceptibility of a paramagnetic material is x, its susceptibility at 333 is। भाई पैरामैग्नेटिक की पहली चीज़ तो ये याद करो, जितना टेम्परेचर बढ़ेगा ससेप्टेबिलिटी कम होती जाती है, तो आंसर कम ही होगा। तो कम के दो ही ऑप्शन है, अब कितना कम होगा देखते हैं। तो अपने को तो सीधा क्यूरी का लॉ याद है, काई इज़ 1/t। टी क्या होता है बेटा, केल्विन वाला, ये याद रखिएगा। तो ये जो होगा इसको जाई बोले और इसको जाई डैश बोलते हैं, तो इन्वर्स हो जाएगा। तो फाइनल टेम्परेचर 333 में 273 ऐड कर लीजिए। 333 में 273 अगर आप ऐड करोगे तो वो हो जाएगा 606, और ओरिजिनल 30 का मतलब 303, ये रेशो 2 हो गया। तो फाइनल जाई डैश क्या हो जाएगी, हाफ ऑफ साई, या जो भी आप लिखना चाहोगे, इसको काई बोलते हैं, साई क्या सॉरी काई बोलते हैं। सो 0.5x आपके लिए बन जाएगा। इजी क्वेश्चन है, बस आपको कंसेप्ट आना चाहिए, थोड़ा सा लड्डू ही है ये। तो एक यूनिफॉर्म कॉपर का तार है, 1 मीटर लंबाई है, एरिया गिवन है, करंट गिवन है। अज्यूम दैट देयर आर दिस मेनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब, हाउ लॉन्ग विल एन इलेक्ट्रॉन टेक टू ड्रिफ्ट फ्रॉम वन एंड ऑफ द वायर टू द अदर। तो भाई सीधे सीधे समझ आ रहा है, ड्रिफ्ट स्पीड निकालनी है और लेंथ अपॉन स्पीड करना है। अब ड्रिफ्ट स्पीड के लिए आपको याद होगा फॉर्मूला क्या होता है अपना, आई इज एन ई ए वी डी, यही पढ़ा था आज तक। आई के नाम पे 1, एन के नाम पे 8 × 10⁻28 गिवन है, ई के नाम पे आपको पता ही है क्या होता है, एरिया कितना है 5 × 10⁻⁻7। अब क्या वी डी, अच्छा वी डी तो ढूंढने निकले थे, तो वी डी की वैल्यू देख लो बेटा अब क्या होगी। पहले तो पावरों को झेलते जाओ, तो 19 और 7 26 और 28, तो ये हो गया 10⁻2। तो वी डी की वैल्यू हो जाएगी 1/100, इधर लिख दें 8 × 1.6 × 5, तो उसको ऊपर लिख दूँ मैं 5 8 × 40, तो उसका भी ऊपर ले जाऊँ 10⁻³ और नीचे आ जाएगा 4 × 1.66.4। तो ये वैल्यू आपकी निकल के आ रही है, जो भी आ रही है इस तरह से वैल्यू निकल के आएगी। तो अब टाइम क्या होगा, टाइम क्या होगा बेटा, कितना डिस्टेंस चलना है, लेंथ अपॉन वी डी, तो लेंथ है 1 अपॉन वी डी, तो 10⁻³ ऊपर गया आपका 6.4, तो आंसर आ गया 6.4। अरे वाह, कैलकुलेशन भी इजी है, बस आराम से आपका काम हो गया। तो डेटा सिंपल है, बस कंसेप्ट आपको ड्रिफ्ट स्पीड का पता रहना चाहिए था, उसके बेसिस पे अपने को सॉल्व करना है। तो होपफुली आप कर पाए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 20 है, 30 डिवीजन है दोनों साइड पे, फिगर ऑफ मेरिट 0.005 एम्पियर पर डिवीजन है। द रेजिस्टेंस इट शुड बी कनेक्टेड सो दैट इट कैन रीड अप टू 15 वोल्ट। तो पहले तो देख लो ओरिजिनली कितना रीड कर रहा था भाई। सबसे पहले देखो इसके 0.005 एम्पियर पर डिवीजन है, तो सबसे पहले तो मैं फुल स्केल करंट जिसको बोलते हैं जी, वो कितना हो जाएगा 0.005 × 30, कितना हो गया बेटा, इतने एम्पियर का मतलब कितना आ जाएगा 35 × 150, तो ये हो जाएगा 0.150 एम्पियर। तो जो अभी वी नाप सकता है या वी मैक्स जिसको बोलते हो वो कितना होगा बेटा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसके रेजिस्टेंस है तो 3 वोल्ट। तो बेटा अभी 3 वोल्ट नापने की क्षमता है, अब 3 से 15 करनी है मतलब 5 गुना। तो 5 गुना अगर आपको क्षमता करनी है तो सीधा सीधा गोटा आपने लगा रखा है, जो सीरीज़ में लगेगा आर, उसकी वैल्यू क्या होगी जी × n-1। जी के नाम पे 20, n-1 के नाम पे 4, तो 20 और 4 80 ओम। सीधा आंसर चिपकाओ, ऑप्शन सी। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है गैल्वेनोमीटर का, डिवीजन विजन से दुखी नहीं होना है, कंसेप्ट को अच्छे से देखना है। बढ़िया, आगे क्या कहता है ये, एक टेलीफोन का तार है 200 किलोमीटर लंबा, कैपेसिटेंस पर किलोमीटर है। तो भैया सबसे पहले पूरा निकाल लो, या पर किलोमीटर को 200 से गुणा पहले ही कर दो, तो 1.4 × 2, तो ये हो गया 2.8 माइक्रोफैरड। हाँ आगे बढ़ते हैं। इफ़ इट कैरीज अ फ्रीक्वेंसी AC 5 किलोहर्ट्ज़ का है, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एन इंडक्टर टू बी कनेक्टेड सो दैट इम्पीडेंस इज मिनिमम। अरे यार AC में मिनिमम कब होता है यार, जब XL = XC। तो ये तो आपको सीधा सीधा पता है, 1/ωL = ωc। तो L की वैल्यू आ गई 1/ω²c। ओमेगा के नाम पे क्या होगा 2π है, 5 किलोहर्ट्ज़, 5 × 10⁻³ स्क्वायर मार देंगे। C की वैल्यू थी कितनी 2.8 माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6। तो ये 6 और 6 तोड़ गया, तो 5 10 से ये 10π हो गया, 10π मतलब 100π² × 2.8, यही आएगा हेनरी। ठीक है, तो 100π² × 2.8। और π² को भी जनरली जो अपन होते हैं जब भी अपन कैलकुलेशंस करते हैं, लगभग इसको 10 मान लेते हैं π² को, तो ये लगभग हो गया आपका 1/2.8 × 1000, इसका मतलब 2800 हो गया। तो 1/2800 हेनरी के अराउंड ये वैल्यू आ रही है। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लो यार, कितनी होगी ये, तो 1000 हटा दूँ तो ये हो जाएगा 1/2.8 हेनरी, तो मिली हेनरी।
तो 1/2.8 मिली हेनरी कितना होगा, ये लगभग 28-84.3 के समथिंग ये आएगा, तो 0.35 मिली हेनरी। दिस इज़ गोइंग टू बी द आंसर। तो सीधा सीधा क्वेश्चन है ऐसा, बस लैंग्वेज ही थोड़ी फ्लावरी है, बाकी आप इजीली। अगला प्रश्न देखते हैं, 10th क्वेश्चन। देयर इज़ अ हॉरिजॉन्टल सिलिंड्रिकल यूनिफॉर्म बट टाइम वराइंग मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट dV/dt। भाई टाइम वराइंग मैग्नेटिक फील्ड है तो आपको पता है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, और ये तो क्या है, बढ़ रही है बाहर की तरफ, आपकी तरफ आ रही है। इसका मतलब वो जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की स्टाइल होगी वो ऐसी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी जो इस चेंज को अपोज करे, मतलब इनवर्ट स्टाइल। A charged particle of charge q mass m is kept in equilibrium at the top of a spring of constant k in such a way that it is on the horizontal line passing through the center of the magnetic field as shown in figure. The compression in the spring will be। तो भाई सबसे पहले तो मुझे देखना है कि ये डिस्टेंस है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। तो ये इस रीजन के इनसाइड आउटसाइड है, तो आउटसाइड के लिए आपको याद होगा डायरेक्ट रिजल्ट, जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इंड्यूस होती है वो जो ई इंड्यूस्ड होगी उसका मैग्नीट्यूड अपन लिखते हैं r²/2r। r अपन बोलते हैं कितना डिस्टेंस है जिस पॉइंट पे देख रहे हैं, इंटू dV/dt। तो r² की जगह तो क्या होगा यहाँ r² की वैल्यू r गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है, और स्मॉल r की जगह मुझे l लिखना पड़ेगा। तो दिस इज़ r²/2l dV/dt, ये वैल्यू आपकी आ रही है। और जैसा मैंने कहा था इसका सेंस ऐसा होगा कि अंदर की तरफ हो, मतलब वो जो डायरेक्शंस होंगे वो ऐसे होंगे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से होगी, तो ये जो क्यू पे फोर्स लगाएगी वो नीचे की तरफ लगाएगी। तब इसके इक्विलिब्रियम में एक तो क्यू ही हो गया, साथ में एम भी लग गया नीचे, और ऊपर क्या लगेगा, स्प्रिंग का फोर्स के एक्स। तो डायरेक्टली आप क्या बोलोगे, स्प्रिंग फोर्स के एक्स इज क्यू ई प्लस एम जी। पूछा गया आपसे एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू ई प्लस एम जी बाई के। और ई की वैल्यू अब क्या है, ई की वैल्यू आपको पता है क्या है बेटा, r²/2l इंटू dV/dt। तो अब देख लो कौन सा आएगा, ऐड करता हुआ कौन सा ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, यही एक्सप्रेशन के साथ देखिएगा, ये r²/2l 1/k बाहर आ गया, mg आ गया, प्लस q r²/2l, 2l केवल एक में ही आ रहा है, इसमें ऐड के साथ, तो ऑप्शन डी के साथ आप जाएंगे। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आपको आती है तभी कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे, तो ये कंसेप्ट नहीं पढ़ा हो तो पढ़ लीजिएगा। चलिए देखो, हमेशा याद रखिए, टाइम वराइंग इलेक्ट्रिक फील्ड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी, मतलब करंट का सोर्स, करंट क्रिएट करती है, जैसा आपने डिस्प्लेसमेंट करंट में पढ़ा था, ऐसी टाइम वराइंग मैग्नेटिक फील्ड एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करती है जो आप यहाँ पे देखते हैं, और ये स्टैंडर्ड केस अपन नॉर्मली देखते हैं। इसके अंदर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, हवा एक डाइलेक्ट्रिक थी एज अ कैपेसिटेंस सी, नाउ एक कांस्टेंट के वाला थिकनेस बराबर है पर 1/4 स्पेस ही भर रहा है, इस कैपेसिटेंस का नया कैपेसिटी क्या होगी। तो भाइयों सबसे पहले तो ओरिजिनल सी क्या था, वो तो पूरा एप्सिलॉन नॉट a/d। अब यहाँ देखो बेटा, ये दोनों किस में कहलाते हैं, ये सीरीज़ में कहलाते हैं या पैरेलल में कहलाते हैं। आपको पता है कि दीज आर इन पैरेलल, तो पैरेलल में है, तो अब जो सी नया होगा c', पहले तो इसको लिखें, इसका एरिया 1/4 था, तो एप्सिलॉन नॉट a/4 इंटू के अपॉन डी, और जो दूसरा है उसका एरिया रह जाएगा 3a/4 इंटू डी, या टी जो भी लिखना है, एक ही बात है यार वो तो यहाँ से अब आप देखिए c'/c की वैल्यू अगर मैं करूँगा तो एप्सिलॉन नॉट a तो उड़ाता जाऊँ सब में, तो यहाँ क्या बचेगा k/4t, यहाँ बचेगा 3/4d, और यहाँ बचेगा 1/d, यही बच रहा बेटा। तो डी उड़ा दें, तो k+3/4 यही आ रहा है। तो अब देख लो बेटा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ए फॉर एप्पल यहाँ पे आपका आ रहा है, आराम से आप कर सकते हो। तो स्टैंडर्ड है यार, देखो ये डाइलेक्ट्रिक डाल के अलग अलग स्टाइल के क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं जेईई मेन और आपके नीट में, इनकी जितनी प्रैक्टिस करो कर लीजिएगा। बढ़िए, 2 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है, चार्ज किया है, कहाँ गया, हाँ, इज एज शोन द परसेंटेज ऑफ इट्स एनर्जी स्टोर्ड डिसिपेटेड एज हीट आफ्टर द स्विच इज टर्न ऑन टू पोजिशन 2। तो कितनी एनर्जी लॉस होगी, तो भाई पहले देख लो यार, सीधा रिवायरिंग का कंसेप्ट हो गया है, वी एनर्जी है, तो पहले जो इनिशियल एनर्जी इसने भर भर के इकट्ठी की है, कितनी की है, हाफ 2 माइक्रोफैरेड इंटू v²। अब जैसे ही यहाँ पे इसको देखते हो तो कितनी एनर्जी लॉस होती है, डायरेक्ट आपको वो एक्सप्रेशन याद होगा, क्या लिखते थे, हाफ C1 मतलब 16, C1 + C2 इंटू 10 माइक्रोफैरेड ही आ जाएगा इंटू v², तो इतनी एनर्जी लॉस हो जाएगी। तो कितनी हो गई, इसको और अच्छे से देख लो, हाफ इंटू 1.6 v² हो गया, माइक्रोफैरेड अभी देख लेंगे यार, सभी यूनिट एक ही आएगी। तो परसेंटेज लॉस क्या हो जाएगा, डेल्टा यू लॉस अपॉन यू इनिशियल, दैट इज़ 1.6/2 इंटू 100%। तो देख लो भैया कितनी बर्बादी हो रही है, पूरी 4/5 मतलब 80% की बर्बादी हो रही है, 80% एनर्जी यहाँ पे स्वाहा हो जाएगी। चलिए आगे,
एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो भैया मीटर ब्रिज के साथ, कर लो भैया। गैल्वेनोमीटर नल पॉइंट बताता है जब जॉकी 40 सेंटीमीटर पे प्रेस की है, मतलब 2:3 रेशो हो गया। यूजिंग अ स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस ऑफ 90, द लीस्ट काउंट ऑफ द स्केल यूज्ड इन द मीटर ब्रिज इज 1 mm, द अननोन रेजिस्टेंस। पहले तो प्यार से देखो, R/90 इज इक्वल टू 40/60, लॉजिकली तो यही होगा। तो R की वैल्यू क्या हो गई, 2/3 इंटू 90, दैट इज 60। तो 60 तो आएगी। अब भैया इसने फंसाया है आपको एरर के अंदर, तो अब एरर के अंदर कैसे फंसोगे, क्या देखोगे भैया? तो अब आराम से देखिए, आर को इज्जत से लिखते थे तो क्या लिखते थे, x/L-x इंटू जो भी आपका वैल्यू है कितनी है, 90। ठीक है, तो इसका जो एरर है वो x और L-x के ऊपर ही यहाँ पर डिपेंड है, यहाँ पे करेगा, जो भी अपन यहाँ पे चेक करके देखेंगे। तो अब देखिए, जब भी मैं एरर्स की बात करूँगा तो यहाँ मैं क्या लिखूँगा बेटा, डेल्टा R/R, उसको मैं लिखूँगा डेल्टा R/R। कितना हो जाएगा, अगर यहाँ से मैं सिंप्लीफाई करूँ तो x में कितना एरर है, x में एरर हो सकता है 0.1, सॉरी वहाँ 1 mm है ना, तो 0.1/40 का परसेंटेज एरर है। इसमें भी एरर जुड़ेगा ही, तो L-x जो भी L-x वैल्यू थी इसमें भी 0.1 का ही एरर है, 0.1/60। तो डेल्टा R की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 0.1/40 प्लस 0.1/60, और R की एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या थी, 60। तो ये क्या हो जाएगा, 0.1 इंटू 3/2 दैट इज़ 0.15 प्लस यहाँ पे 0.1, तो जो त्रुटि आएगी वो आएगी 0.25 ओम की, तो त्रुटि 0.25 ओम की है, तो सी के साथ चलिएगा। देखिए ये एरर एनालिसिस अच्छे से पूछा गया है, इसकी जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो कर लीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन पुराने मेंस एडवांस सबके देख लो, टाइम है, लॉकडाउन को सदुपयोग में लेते चलें। चलिए, दो गोले हैं, एक की रेडियस R1, एक की रेडियस R2, मास M1 M2, ग्रेविटेशनल फील्ड दिखा दी, तो वैल्यू ऑफ M1/, यार यहाँ पे है ना, मुझे वैल्यू बिल्कुल भी ढंग से नहीं दिख रही है, क्या दे रखा है इन्होंने। पहले तो ये रेडियस 1 है, ये भी बड़ी मुश्किल से 1 दिख रही है, ये रेडियस 2 ये भी मुश्किल से दिख रही है, और ये वैल्यूज़ अब बीच में आ रही है 2.5 3.5 जैसी है, जबकि आपके सोल्यूशन में 2 और 3 लेके सॉल्व किया है, तो अपना आंसर तो कभी उनसे मैच करेगा नहीं। मैं सीधा कंसेप्ट बता देता हूँ भाई, ये यहाँ पे मान लिया G1 सरफेस, यहाँ बोल दिया अपन ने G2 सरफेस, तो भाई फर्स्ट के सरफेस पे जो भी एनर्जी उसको लिखोगे Gm1/R1² विच इज़ 1², दूसरे के सरफेस पे जो है उसको लिखोगे Gm2/ दूसरे का स्क्वायर 2², और यहाँ से रेशो लेके आपको M1/M2 निकालना है। अभी मेरे को डेटा नहीं दिख रहा है, ज़बरदस्ती सॉल्व करने का फ़ायदा नहीं है। आपके वो 2 और 3 इमेजिन कर लोगे तो जैसा उन्होंने किया हुआ है वैसे आप कर सकोगे। बाकी कंसेप्ट क्या इतना सा है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन टफ नहीं है, अभी तो इन्होंने फिगर अच्छे से नहीं दिया इसलिए गड़बड़ हो रही है। ठीक है, 15वां प्रश्न अगेन ग्रेविटेशन का है। देखिए क्या कह रहा है, दो सैटेलाइट हैं, एक का मास m है, एक का मास 2m है। ए सर्कुलर ऑर्बिट में r रेडियस की, बी सर्कुलर ऑर्बिट में 2r की अराउंड द अर्थ, द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जीज। काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन Gm/2r होता है जहाँ तक मुझे याद है। तो के ए लिखूँगा g, अर्थ का मास तो m ही है, इसका मास m है और इसकी रेडियस r है, तो 2r। बी के लिए क्या लिखूँगा, Gm, उसकी मास हो गया डबल और उसकी रेडियस भी डबल हो गई, तो 2 × 2r। तो ये भैया सेम ही दिख रहा है यार, रेशो कुछ करना ही नहीं है, के इक्वल टू के भी आएगा क्योंकि उसकी रेडियस डबल हुई, मास डबल हुआ, स्पीड में चेंज हुआ बट मास भी बढ़ गया, तो काइनेटिक एनर्जी वो की वही रहेगी। ऑप्शन सी के साथ चलें। सस्ता प्रश्न ये तो, कोई तकलीफ नहीं दे रहा था। आगे बढ़ते हैं। एक बॉडी को ब्लैक कोट किया है 600 केल्विन सराउंडेड बाय एटमॉस्फेयर ऑफ 300 केल्विन कूलिंग रेट R0। सेम बॉडी को ब्लैक कोट किया 900 सराउंडेड बाय सेम इट्स कूलिंग रेट विल बी। तो भैया यहाँ याद रखिएगा, होशियारी नहीं मारेंगे, यहाँ डायरेक्ट न्यूटन्स लॉ नहीं, यहाँ एग्जैक्ट बोलोगे, जो R1/R2 का रेशो होगा वो पावर 4 पे डिपेंड करेंगे। तो 600 की पावर 4 माइनस 300 की पावर 4, दूसरे केस में 900 की पावर 4 माइनस 300 की पावर 4। यार ऐसा एक क्वेश्चन लगभग अभी शायद मेरे हिसाब से 2-3 टेस्ट पहले अपन ने किया भी है। ठीक है, तो 300 की पावर 4 कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा, 2 की पावर 4 माइनस 1, यहाँ बचेगा 3 की पावर 4 माइनस 1, 2 की पावर 4 माइनस 1 होता है 15, 3 की पावर 4 माइनस 1 होगा 81 माइनस 1 80, दैट इज़ 3/15। नहीं सॉरी, कितना हुआ, 2 की पावर 4 16 माइनस 1 विच इज़ 15, सही लिखा है अपन ने। एंड 3 की पावर 4 क्या होता है, 81 ही होता है ना यार, हाँ 81 माइनस 1 80, तो ये रेशो आ रहा है 3/16। तो सेकेंड केस में जो रेट होगी वो हो जाएगी 16R1/3 या 16R0/3, ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। सेम डेटा के साथ ही शायद क्वेश्चन था यार पहले भी इस एनटीए टेस्ट में, चलो कोई बात नहीं, जो भी था या नहीं था। नेक्स्ट, 3 आइडेंटिकल रॉड है, ABBCCDPQ जॉइंट डैश शोन इन फिगर H बना दिया है, ये मिड पॉइंट है, सब ठीक है। हाँ भाई, यहाँ 0 है, यहाँ 100 है, यहाँ 30 है, यहाँ 60 है, तो डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो इन PQ निकालना है। तो डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो इन PQ देखना है, तो देखो भाई पहली चीज़ तो आइडेंटिकल रॉड्स हैं, है ना। आइडेंटिकल अगर रॉड्स हैं तो फिर आपको दिमाग लगाना ही नहीं है,
यहाँ मिड पॉइंट पे टेम्परेचर इसका आधा 50 होगा, यहाँ मिड पॉइंट पे टेम्परेचर इसका आधा 90/2 45 होगा, और हीट हायर से लोअर जाती है तो हीट फ्लोज फ्रॉम P टू Q। मज़े हो गए, ये तो लड्डू आ गया, कोई बात नहीं, कुछ कुछ तो आना ही चाहिए। चलिए 18, n at moles of a diatomic gas at temperature T, heat is supplied to the cylinder such that temperature remains constant but n moles convert हो गए मोनो में। अरे यार ये भी क्वेश्चन अभी पहले सेम पूछे हुए हैं आपके। डायरेक्ट लिखोगे भाई इनिशियल कितनी थी, डाया थी, तो n, CV के नाम पे क्या लिखोगे 5R/2 इंटू टी। अब फाइनली क्या हो गया, टेम्परेचर वही रखा है ना, तो n तो टूट गए, तो उसकी जगह तो हो गया 2n और उसका हो जाएगा 3R/2, क्योंकि मोनो का लिखेंगे अब, और प्लस क्या बचेगा n - n इंटू 5R/2 इंटू टी। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो क्या आ जाएगा बेटा, RT/2 कॉमन निकाल दो, क्या आ जाएगा, RT/2 कॉमन निकाला तो ऊपर क्या आएगा 3n। हाँ ठीक है ना, नहीं 3 नहीं, 3 2 जा 6 हो गया बेटा, 3 2 जा 6, 6n प्लस 5n माइनस 5n, तो क्या बन गया बेटा, ये हो जाएगा 5n प्लस छोटा n इंटू RT/2। और ये कितना था, इसको अगर मैं RT/2 यहाँ भी कॉमन ले लूँ तो ये क्या बच रहा था बेटा, ये बच रहा था 5n। तो चेंज क्या हो जाएगा बेटा, u फाइनल माइनस u इनिशियल, तो 5n गया, क्या आ जाएगा आंसर, n RT/2 का चेंज आएगा, और कुछ भी चेंज नहीं आएगा। खूब किए हुए क्वेश्चन है आपके, आराम से। चलिए 19वां, एक आदर्श गैस का मिश्रण है, गुब्बारे में भर दिया है, PV की पावर 2/3 इज कांस्टेंट, टेम्परेचर इनसाइड द बलून इज, देखो एक्सपैंड कर रहा है, देखो P और V एक्सपैंड कर रहा है, मैं P को क्या लिख दूँ, nRT/V इंटू V की पावर 2/3 इज कांस्टेंट। तो यहाँ से अपने आप क्या आ रहा है, TV की पावर -1/3 इज कांस्टेंट, बाकी सब कांस्टेंट ही है, इसका अंदर T प्रोपोर्शनल टू V की पावर 1/3। इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा तो तापमान भी बढ़ेगा, दिमाग लगाने का ऑप्शन ही नहीं है। एक्सपैंड हो रहा है तो टेम्परेचर विल ऑल्सो इंक्रीज, डायरेक्टली आप बोल सकते हो, सस्ते में छूट गए। चलिए, सोलेनॉइड की लंबाई 0.4, रेडियस 1 सेंटीमीटर, 400 टर्न है, करंट 5 एम्पियर का पास कर दिया, तो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, घोटा मारा हुआ है, म्यू नॉट छोटा ni, म्यू नॉट के नाम पे 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, स्मॉल n के नाम पे 400, लंबाई से मतलब है 0.4 इंटू 10 की पावर -2 SI यूनिट के लिए, i के नाम पे 5। तो भाइयों अब क्या बन जाएगा ये, 4 पाई 0.4, तो इसको 10 की पावर -3 कर दूँ तो ऊपर आ जाएगा, तो 10 की पावर 5, 10 की पावर -2 रह गया, ये 4 से 4 गया, इंटू 4 पाई 20 पाई आ गया, तो 20 पाई इंटू 10 की पावर -2, सही है ना, 20 पाई इंटू 10 की पावर -2, तो ये हो गया आपका 0.2 पाई लिख दो ना यार, 0.2 पाई का मतलब कितना हो गया, 0.2 पाई का मतलब हो जाएगा ये 0.2 इंटू 3.14, दैट इज़ 0.628 टेस्ला। तो अब देख लो भैया यहाँ से आपकी क्या वैल्यू निकल के आनी चाहिए, देख लो एक बार, पावर का कुछ झोल तो नहीं है, 1 मिनट चेक कर लेते हैं भाई। 4 इंटू 10 की पावर -3, 5 10 की पावर -2 इंटू 20 पाई, सही तो लिखा था यार, फिर कहाँ फंस गए अपन। तो भैया अपना आंसर तो यही आ रहा है, तो अपन तो यार इसी के साथ जाएंगे। यहाँ जनरली मेरे हिसाब से ये गड़बड़ है, ये 0.4 मीटर्स रहना चाहिए था, तब जाके आंसर आ जाता। आपके वहाँ जो सोल्यूशन किया हुआ है NTA ने, आई एम नॉट एग्रीइंग विद इट, दैट्स नॉट राइट। तो अभी तो मेरे हिसाब से ये आंसर होगा, आई वोंट गो विथ एनी ऑप्शन। हाँ ये 0.4 मीटर हो जाता, देन आई वुड हैव गॉन फॉर ऑप्शन बी। अभी तो मुझे इसे छोड़ना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। चलिए, गलत कंसेप्ट नहीं लगा सकते यार आंसर निकालने के चक्कर में। 21, एक पार्टिकल है, चार्ज क्यू, मास एम, प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ओरिजिन विद वेलोसिटी इन अ ग्रेविटी फ्री रीजन वेयर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, -E0 I कैप, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट कर रही है, दोनों एक्स में। फाइंड द कंडीशन सो दैट द पार्टिकल वुड रिटर्न टू ओरिजिन एटलीस्ट फॉर वंस, तो एक बार तो वो लौट के आए। तो देखो चार्ज क्यू है, मास एम है, ये वेलोसिटी है। फाइंड द कंडीशन सो दैट द पार्टिकल वुड रिटर्न टू द ओरिजिन एट लीस्ट फॉर वंस, वापस ओरिजिन पे आना ही चाहिए। अब जरा प्यार से देख लो यार हो क्या रहा है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है, और पार्टिकल की वेलोसिटी कुछ ऐसे है, यूँ भी माने यूँ ऐसे अपन ने दी है, ठीक है। तो जो भी पार्टिकल की वेलोसिटी है, तो देखो ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वाले कंपोनेंट एक्स को तो ये धीरे धीरे रिड्यूस करेगा, ठीक है, और वाई वाले से वो केवल सर्कल में जाएगा, तो इससे केवल सर्कल में जाएगा। तो सर्कल का टाइम पीरियड आपको पता है क्या होता है, 2πm/QB, क्लियर है। तो यहाँ हो जाएगा 2πm/QB0, ठीक है। तो इस टाइम के बाद वाई कोऑर्डिनेट तो वापस से ज़ीरो होगा,
उसी टाइम पे मुझे एक्स कोऑर्डिनेट भी जीरो करना है। अब एक्स कोऑर्डिनेट का एक्सप्रेशन यहाँ पे क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट का एक्सप्रेशन होगा यू एक्स का मतलब यू एक्स टी माइनस हाफ, क्योंकि माइनस क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा क्यू ई बाई एम इन टू टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये कब जीरो हो रहा है पहले मुझे ये चेक करना है। तो इसको जीरो मुझे करना है कब, तो यहाँ से टी की वैल्यू मेरे पास क्या निकल के आ रही है, यहाँ से टी की वैल्यू आ रही है 2 यू एक्स एम अपॉन क्यू ई, या इसको लिख सकता हूँ 2 वी नॉट एम अपॉन क्यू ई नॉट। और ये टाइम मैच करने चाहिए, मतलब टी शुड बी सम एन टाइम्स टी, यही होना चाहिए, तभी वो एग्जैक्टली 0 0 वापस हो पाएगा, डिस्प्लेसमेंट 0 हो पाएगा। तो जैसे ही मैं लिखूँगा क्या आएगा, 2 वी नॉट एम अपॉन क्यू ई नॉट किसके इक्वल होगा, एन टाइम्स 2 पाई एम अपॉन क्यू बी नॉट। तो क्यू से क्यू गया, एम से एम गया, भाइयों क्या दिख रहा है अब, तो फाइंड द कंडीशन, कंडीशन क्या होगी, एन किसके इक्वल आ गया, 2 गया, वी नॉट बी नॉट अपॉन पाई ई नॉट, ये आ रहा है। सो वी नॉट अपॉन पाई ई नॉट, दिस शुड बी एन इंटीजर, ये कंडीशन मेरी निकल के आ रही है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा बेटा, वी नॉट या यू नॉट। ओके, अरे ये गड़बड़ हो जाती, देखो अभी है ना अपन फ्री फंड में नहीं पड़ जाते, यू एक्स की वैल्यू वी नॉट नहीं, यहाँ पे यू नॉट है। अच्छा हुआ ऑप्शन देख के एकदम से फील आ गया कि ये कुछ गड़बड़ है, तो ये यू नॉट होगा। तो फिर बेटा सी नहीं डी ऑप्शन होगा। तो मेरे को लगा दोनों सेम गिवन है बट अलग अलग है बेटा, यू नॉट और वी नॉट, उसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न 22nd, द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज गिवन एज एक्स इज 3060 मीटर्स, 2y इज दिस, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज। अरे यार मजे ले रहे हो, देखो यू एक्स देखते ही दिख रहा है 36, यू वाई देखते ही दिख रहा है कितना, यू वाई टी करोगे तो दैट इज़ 48, यही दिख रहा है बेटा। तो यहाँ से अब कुछ बचा ही नहीं है, टेन टीटा क्या होता है, यू वाई बाई यू एक्स, सीधा सीधा 4/3। तो अब हो गया आपके पास टेन टीटा 4/3 है, मतलब थीटा की वैल्यू 53 डिग्री। तो साइन थीटा की टर्म्स में देखोगे तो होती है 4/5, ख़त्म करो ऑप्शन ए, ये तो मतलब बिल्कुल फ्री गिफ्ट आपके लिए आया है। अगला, a particle aimed at a target projected with an angle 15 degree with the horizontal is short by 10 meters. If projected by 40 50 45 it is away by 15। तो भाई क्या इसका मतलब क्या है, जो भी एक्सपेक्टेड रेंज थी, यहाँ 10 पीछे रह गया, यहाँ 15 आगे रह गया, तो भैया जो भी वो डिस्टेंस r था तो r+10 मान लें, सॉरी r+10 नहीं, पहले तो पीछे रह गया, तो r-10। तो कब रेंज आ रही है, जब 15 डिग्री से फेंका है, 15 डिग्री से फेंका है, फॉर्मूला क्या होता है, u² sin 2 थीटा, सो u² sin 30/g। और r+15 आ रही है कब, जब 45 से फेंका है, तो u²/g डायरेक्ट लिख दोगे आप, डायरेक्ट है, मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपसे पूछा गया कि एग्जैक्ट किस पे फेंकें कि मामला पूरा सेट हो सके। तो पूरा पहले इसको चेक कर लेते हैं, आर की वैल्यू क्या है, उससे अपन थोड़ा भी दिमाग लगाते हैं कि क्या आर और यू में रिश्ता आता है, उससे वैल्यू निकाल लेंगे। तो दोनों को डिवाइड कर लो, जी से जी, u² से u² गया, तो r-10 अपॉन r+15, साइन 30 की वैल्यू आपको आती है 1/2, 2r-20 बराबर r+15, r की वैल्यू आ गई 35। तो भैया 35 मीटर की रेंज चाहिए, तो 35 मीटर की रेंज आपको चाहिए यहाँ पे, तो कोई बात नहीं, 35 मीटर की रेंज आपको चाहिए, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए वो अब आपसे पूछा गया है। तो भाइयों सबसे पहले देखिए, अब डायरेक्टली मैं ऐसे सॉल्व कर लूँ कि ये r+15, उस वाले को यूज़ करूँ ना, r+15 कितना होगा, 50 इज़ u²/g, तो u²/g की वैल्यू 50 आ गई। तो अब डायरेक्टली देखिए क्या लिखना है मुझे, u² sin 2 थीटा/g, अब मुझे 35 चाहिए, और ये जो u²/g है वो मेरे को समझ आ गया 50 है, तो sin 2 थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, 35/50, 35/50 का मतलब 7/10। ठीक है, ये वैल्यू आ रही है। तो 2 थीटा की वैल्यू आ रही है साइन इनवर्स 7/10, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, हाफ ऑफ साइन इनवर्स 7/10। अच्छा क्वेश्चन है भाई वालों के लिए, तो थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री जहाँ आती है थोड़े घबराते हो, बट काम चल जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हुआ 23rd। नेक्स्ट देखिए, एक स्फीयर है मास m का, दो स्मूथ इंक्लाइन वॉल्स के बीच में फंसा दिया गया है, साइन 37 को 3/5 बचपन से लेते हैं, नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द वॉल टू इज, क्या होगी भाई नॉर्मल जो आपकी आएगी, जो आप कभी पढ़ते थे कि जो दो लाइनों के बीच एंगल होता है वो उनके नॉर्मल्स के बीच होता है। तो लेट्स से मैं सेंटर से देखूँ, एक चीज़ तो मुझे पता है, एक तो एफबीडी में mg आएगा, अब इसके और इसके बीच में एंगल 37 है, तो ये जो अपवर्ड नॉर्मल है, इससे वर्टिकल है सॉरी, इससे जो n1 लगेगा ऐसे परपेंडिकुलर, ये एंगल भी 37 होगा। सिमिलरली ये जो 2 है, 2 और इसके बीच में एंगल 37 और 37 74 है, तो इसके नॉर्मल और वर्टिकल डाउनवर्ड्स, क्योंकि ये ऐसे तिरछा यहाँ पे ये थोड़ा ये गलत एरो दिखा रखा है, ये एरो एक्चुअली यूँ आएगा क्योंकि 90 डिग्री तो है नहीं, तो इट वुड बी समथिंग लाइक दिस एंड दिस एंगल वुड बी 74। तो ये कहानी आपकी बन के आती है। ठीक है,
तो अब प्यार से देखिए वो 37 है, ये 74 है, तो बेटा अब ये बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस 74, 180 माइनस 74 कितना हो जाएगा बेटा आपके लिए 106 डिग्रीज। और इधर आप देखेंगे बेटा ये 37 था, तो ये 180 माइनस 37 कितना हो जाएगा 143 डिग्रीज। ये वैल्यू आपके लिए यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब ज़रा इसको वापस ऐड कर लीजिए 106 और 37, तो ये भी कितना हो गया, ये वापस से 143 हो गया। अब क्योंकि इक्विलिब्रियम में है, आप क्या बोलते थे, कौन सा थ्योरम बोलते हैं, लेमी अंकल का थ्योरम। तो लेमीज थ्योरम से क्या आएगा बेटा, n1 के ऑपोजिट है साइन 74, mg के ऑपोजिट है साइन ऑफ 143 और n2 के ऑपोजिट है साइन ऑफ 143। अब आपसे किसकी वैल्यू पूछी गई है, n2 की, तो n2 को यहाँ से देख लीजिए तो कैंसिल ही हो गया, n2 इक्वल टू mg। n1 की वैल्यू पूछी जाती तो वो भी आप यहाँ से निकाल सकते थे। तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। तो थोड़ा सा है ना, मतलब फ्री बॉडी डायग्राम, एंगल्स को देखना है, ज्योमेट्री देखनी है, वो देखनी आती है, तो फिर काम आपका सेट हो जाएगा, कोई समस्या नहीं आएगी। चलिए अगला, एक स्टील का तार है जो 29540 न्यूटन तक झेल सकता है, 150 किलो का सस्पेंड कर दिया। द मैक्सिमम एंगल थ्रू विच द वायर कैन बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द मीन पोजिशन सो दैट द वायर डजेंट ब्रेक व्हेन द लोड पासिस थ्रू द मीन पोजिशन। तो भाई मुझे पता है लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन मैक्सिमम आता है, और वो वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, mg प्लस mv मैक्स स्क्वायर बाय l। ये अपन ने पढ़ा हुआ है। तो टी मैक्स कितना हो गया 2940, m के नाम पे 150, g 10 ही ले लें, अब कुछ नहीं बोला है तो v मैक्स स्क्वायर, l के नाम पे क्या है, एल के नाम पे क्या दे रखा है बेटा, मत दे दो, कुछ मत दो, ये लिख देते हैं। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा 1500, तो ये हो गया 1440 इज इक्वल टू 150 वी मैक्स स्क्वायर बाय एल एम वी स्क्वायर बाय एल, ये आ गया आपका। ठीक है, अब देख लीजिए कभी भी थीटा घुमाया हो मैक्सिमम यहाँ तक, ऐसे मान लो ना यार ये थीटा है, तो यहाँ से यहाँ जब ये डिस्को डांस करके आता है तो आपको पता है ये जो वी मैक्स स्क्वायर होता है ये आपको डायरेक्टली पता है 2gh, और h की वैल्यू आपको पता है क्या होती है l 1 माइनस कॉस थीटा। सो वी मैक्स स्क्वायर बाय L इज इक्वल टू 2g इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, यही होता है। तो वी मैक्स स्क्वायर बाय एल के ऊपर से वैल्यू उधार मांग लो, तो 144/15 हो गया, 2g के नाम पे 20, 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। सो 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा इज़ 144, 15 इंटू 20 कितना हो गया 300। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से सॉल्व करोगे 156/300। कुछ सस्ता बनता है क्या, कुछ तो सस्ता बनता होगा यार, 156/300 लगभग देख लो ना 1.56, तो लगभग ये, सॉरी 1.56 नहीं है, 0.5 के आसपास ही लगभग आएगी। ये लगभग कितनी आ रही है 0.52 समथिंग आ रही है। तो क्लोजेस्ट ऑप्शन मेरे हिसाब से 60 डिग्री होगा, और कोई भी ऑप्शन यहाँ पर नहीं होगा। आराम से इसको काम चला के काम चल सकता है। ठीक है, शायद जी को 9.8 लेते तो एग्जैक्ट आया था, बट ठीक है अपना काम अभी भी चल रहा है। नेक्स्ट चलते हैं 26वां प्रश्न, देखिए क्या कह रहा है आपसे प्रश्न कहता है मास डिफेक्ट 11 बोरोन का 0.0180 है, तो एवरेज बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी यार, वही बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जिसको बोलते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी टोटल कितनी होगी 931.5 MeV हो जाएगा पर न्यूक्लियन। कितने उम्मीदवार हैं 11, तो ये इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसको 8.1 इंटू क्या लिख दूँ मैं 9.315/11, ऐसा कुछ आ रहा है। तो अब देखो भैया इतना तो देखो मेरे को समझ आ रहा है कि ये जो वैल्यू है ये 1 से तो छोटी होगी, तो 8 से तो छोटा आंसर आएगा, तो ऑप्शन ए तो मेरा नहीं होना। अब इसको और सिंप्लीफाई करके देख लो यार क्या आ जाएगा। देखो अप्रॉक्सी करेंगे, ज़्यादा दिमाग नहीं, अप्रॉक्स नहीं यार, ये तो थोड़ा आसपास है, दिमाग थोड़ा ज़्यादा ही लगवाएगा यार, ये लगवाएगा तो लगवाएगा। अब जो भी है तो ये लगभग अगर अपन सॉल्व करके देखिए फिर भी थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेट कर ही लें, तो इसको 8.1 इंटू 9.3 ले लो यार, अपॉन 11 करके देख लें। तो सॉल्व करके देखो 3 1 ज़ा 3, फिर आएगा 3 8 ज़ा 24, 24 प्लस 9 दैट इज़ 33, 3 72, 3 75, तो लगभग 75.33/11। और 11 की टेबल में 66 के बाद क्या बच रहा है बेटा 93, तो 6.8 के हिसाब से अब सीधे चलो और मस्त रहो। ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे आपका आ गया, इसको सॉल्व करो और मस्त रहिए। तो 6.85 MeV के अराउंड ये पर न्यूक्लियन आएगा। चलिए नेक्स्ट, किसी इंस्टेंट पे एक रेडियोएक्टिव सैंपल S1 है, एक्टिविटी 5 माइक्रोक्यूरी है, ट्वाइस द नंबर एज अनदर सैंपल S2 विच एज एक्टिविटी 10, द रेशियो ऑफ हाफ लाइफ। अरे यार ये भी आपके खूब आते हैं ऐसे। देखिए पहले वाले का मान है λ1 इंटू N1 जो भी था दैट इज़ इक्वल टू 5 माइक्रोक्यूरी। दूसरे वाले के लिए λ2 और नंबर कितना है इसका, हैज़ ट्वाइस द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एज अनदर सैंपल, तो उसका नंबर N1/2 लिख दो N2 की जगह, दैट इज़ इक्वल टू 10 माइक्रोक्यूरी। क्या करें, डिवाइड मारें, सो 2 λ1/2 बराबर 1/2, λ1/2 बराबर 1/4। तो टी हाफ का रेशो इसका उल्टा होता है, तो आपको पता ही है। तो टी हाफ ऑफ 1 टू टी हाफ ऑफ 2 दैट वुड बी इक्वल टू 4:1। ख़त्म करो कहानी ऑप्शन ए के साथ, बढ़ते हैं आगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM इज 2.5 जूल
व्हेन इट डिस्प्लेसमेंट इज आधा ऑफ द एम्पलीट्यूड द टोटल एनर्जीज। अरे यार वैसे भी देखो एक्स स्क्वायर होता है, डबल करने पे 4 टाइम्स ही होगी, तो टोटल एनर्जी 10 जूल होगी। ख़त्म करो ना यार, x/2 और एक्स स्क्वायर डायरेक्ट आप कर सकते हो, बाकी पूरा लिख के भी देख लेना, मतलब बन जाना चाहिए यार, इसमें नहीं टाइम लगाएंगे, आगे चलें। एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड t1 है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ऊपर जा रहा है, रिलेशन y = kt स्क्वायर, y इज द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आपको बोला गया है। द टाइम पीरियड नाउ बिकम्स t2 द रेशियो ऑफ t1। अरे यार ये सबका किया हुआ होता है, देखो ये क्या हो गया, y = kt स्क्वायर मतलब वो एक्सेलरेट हो रहा है, 2 बार डिफरेंशिएट करो, dy/dt हो जाएगा 2kt, d2y/dt2 मतलब जो एक्सेलरेशन y में आएगा वो कितना आ जाएगा 2k मतलब 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब वो ऊपर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो g इफेक्टिव चेंज हो जाएगा। आपको पता है t की वैल्यू जनरली क्या लिखते हैं, 2π√L/g, तो डायरेक्टली आप t1² t2² अगर करोगे तो हो जाएगा g इफेक्टिव इन द सेकंड केस टू g इफेक्टिव इन द फर्स्ट केस। तो फर्स्ट केस में तो g था, और दूसरे केस में क्या हो जाएगा, दूसरे केस में g की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है तो g इफेक्टिव g - a वेक्टोरियली होता है, वेक्टोरियली g - a करोगे ऑपोजिट है तो इफेक्टिवली वो g+a हो जाएगा, तो g+a का मतलब दैट वुड बी g+2, तो वो 12 हो गया, और इसको g की जगह सीधा लिख दूँ मैं 10, तो ये रेशो आ गया 6/5। सीधे मस्त रहो, सबका किया हुआ ये क्वेश्चन रहता है, मतलब मुझे भी याद आ रहा है, हर नोट्स में मिलता है यार, ये सीधा सीधा क्वेश्चन है। चलिए, if Rn is the radius of the nth orbit of hydrogen atom, then the relative change in the radius when electron jumps from nth to n-1। तब ऐसा ही क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी का पिछले टेस्ट में था, अब यहाँ भी करके देख लो यार। तो Rn is the radius of the nth orbit, then the relative change in the radius। तो देखो भाई, सबसे पहले तो nth की क्या लिखोगे, n² / z × a0, तो z तो 1 ही, n² a0 हो गया। n-1 के लिए क्या लिखोगे, n-1 का होल स्क्वायर × a0, तो चेंज कितना होगा बेटा, Rn - Rn-1 अपॉन Rn, ये रिलेटिव चेंज होगा, तो n² - n-1 का होल स्क्वायर, a0 कैंसिल हो जाएगा अपॉन n², यही हो रहा है बेटा। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये हो गया 1 - n-1/n का होल स्क्वायर, यही हो गया बेटा। तो यहाँ से ये क्या हो गया, 1 - 1/n का होल स्क्वायर, सो 1 - ये क्या हो जाएगा 1 - 2/n, क्योंकि n > 1 है, बाइनोमियल लगा दिया, तो ये रेशो आ रहा है 2/n, सो इट इज़ प्रोपोर्शनल टू n और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n। समझदार हो, दिख रहा है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n, आराम से ही आपका काम चल गया, सस्ता सुंदर टिकाऊ। नेक्स्ट, when a certain photosensitive surface is illuminated with a monochromatic light of frequency nu, the stopping potential is -v0/2। जब illuminate किया आधी फ्रीक्वेंसी से तो stopping potential आया -v0, ठीक है। the threshold frequencies, एक मिनट यार, आपने फ्रीक्वेंसी कम की और स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ गया, ये क्या हुआ, ये कैसे चमत्कार हुआ, अब देखते हैं, जो भी हुआ अब हुआ तो हुआ, नहीं दिमाग लगाएं। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी है, करके देखते हैं क्या है भाई, हो सकता है अपन ने कुछ गलत समझाओ, पहले करके देखिए। तो एच न्यू किसके इक्वल होगा, एच न्यू एनर्जी दी थी, तो दैट इज़ इक्वल टू 5 + EVS, EVS का मतलब हो गया EV0/2। नेक्स्ट टाइम एच न्यू बाई 2 दैट इज़ इक्वल टू 5 + EV0, यही आ रहा है। तो अब आपसे क्या पूछी गई है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पूछी गई है, निकाल लेंगे। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अपने को फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में चाहिए, तो पहले V0 को हटा दें, तो दोनों जगह से EV0 की वैल्यू निकाल देते हैं। तो EV0 वहाँ से क्या आ रहा है 2hν - 2φ, और यहाँ से क्या आ रहा है hν/2 - 5। तो यहाँ से बेटा आपके पास फाई की वैल्यू आ गई, क्या आ गई 3hν/2, यही आ गई, क्या आ गई 3hν/2, सही लिखा है अपन ने। तो यहाँ से फाई को क्या लिखोगे आप hν0, दैट इज़ 3hν/2। तो ν0 की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है, ν0 की वैल्यू निकल के आ रही है कितनी 3/2 न्यू, क्या आ रही है 3ν/2, ठीक है। तो ये वैल्यू आ रही है। अब देखो यार, ये न्यूमेरिकली सॉल्व हो गया, बट जिस गधे ने क्वेश्चन बनाया, लिटरली बोलूँगा मैं, गधे ने बनाया, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है भाई। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 3ν/2 है, तो यहाँ से स्टॉपिंग पोटेंशियल कहाँ से आ गया, तो क्वेश्चन बस ये बनाने वाले ने बना दिया, इसका कोई सिर पैर नहीं है, बकवास ही बोलेंगे इसको। आगे बढ़े 32, iron bar of length 10 meter is heated from 0 to 100 degrees Celsius. If the coefficient of linear thermal expansion of iron is this, then the increase in the length of the bar is। तो भाइयों सीधा सीधा फॉर्मूला पता है, डेल्टा L = अल्फा L डेल्टा T। अल्फा पे नाम पे 10 की पावर -5 ही लिख दो ना सीधा, लेंथ है 10 और डेल्टा T हो गया 10 की पावर 2, तो ये हो गया 10 की पावर -2 मीटर्स, दैट इज़ 1 सेंटीमीटर। लड्डू क्वेश्चन, सीधा सीधा, कोई समस्या नहीं, कैलकुलेशन भी बिल्कुल सस्ती थी, आराम से कर लिया। चलिए अगला पढ़ते हैं।
पानी चढ़ा 16.3 कैपिलरी में, जिसकी हाइट इतनी थी। अगर 12 पे काट दिया मतलब इनसफिशिएंट लेंथ हो गई। इनसफिशिएंट लेंथ पे ना वो फुहारे की तरह फूटता है ना टप टप करके गिरता है, बस अपने आप मेनिस्कस ऊपर जाके ऐसा बना लेगा कि वो बैलेंस हो जाए, तो वाटर विल नॉट फ्लो डाउन, केवल वो पूरी लेंथ चढ़ जाएगा। पूरी लेंथ चढ़ जाएगा मतलब 12 सेंटीमीटर पे चढ़ जाएगा और मेनिस्कस अपने आप एडजस्ट करेगा। ये सब क्वेश्चन आप करते हो स्कूल लेवल पे भी। चलिए अगला प्रश्न, कुछ काट वाट रहा है, देखिए। इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, दो हाफ में काटा है, एक बार एक्सो एक्स डैश ऐसे काटा है और एक बार वर्टिकली काटा है, ठीक है। लेट एफ एफ डैश बी द फोकल लेंथ ऑफ द कंप्लीट लेंस ऑफ ईच इन केस। तो बेटा ये वाला केस आपको पता है, यूं जब काटते हो तो फोकल लेंथ पे कोई असर ही नहीं पड़ता, तो ये जो एफ डैश होगी तो एफ डैश तो एफ हो गई, तो एफ डैश एफ से कितने ऑप्शन बचे आपके पास? 2 बचे। अब जब ऐसे काटते हो, ये स्लाइस काटते ही आप लोगों को वैसे ही याद होगा, ये प्लेनो कॉन्वेक्स बन जाएगा और जो भी होती है ये डबल हो जाती है। आप सबका किया हुआ है, आई एम नॉट सॉल्विंग इट, चाहो तो आप फॉर्मूला लगा के देख लेना, आपका मन करे तो मैं तो डायरेक्ट सी ऑप्शन के साथ जाऊँगा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा। चलिए कि करते हैं, सब कराते हैं यार, ये कटिंग वाले क्वेश्चन आजकल, पहले नहीं कराया करते थे, आजकल सब पढ़ाते हैं। टू थिन लेंसेज कंबाइंड पावर 9D है, जब सेपरेट किए हैं 20 सेंटीमीटर से, अच्छा कंबाइंड पावर of 9D when they are separated by distance 20 centimeter, their equivalent power becomes 27/5D, the individual powers are। तो देखो भाई, सबसे पहले तो दोनों का टोटल कितना है, P1 + P2 इज़ 9, ठीक है, ये क्लियर है। और जब भी वो सेपरेट हो जाते हैं तो आपको फॉर्मूला याद है यार, अगर डायरेक्ट आप याद रखते हो फोकल लेंथ की टर्म्स में या पावर की टर्म्स में, तो सेपरेशन पे वो पावर का फॉर्मूला हो जाता है P1 + P2 माइनस D टाइम्स P1 P2 का सेपरेशन, यही होता है। इसको फोकल लेंथ की टर्म में जनरली लोग ज़्यादा याद रखते हैं, 1/f इज़ 1/f1 + 1/f2 माइनस D/f1/f2, वो जैसा भी फॉर्मूला आपको याद रहे। तो अब ये 27/5 हो गई है, ठीक है, ये 27/5 हो गई है। क्वेश्चन ने यही बोला है आपके, दिस इज़ 27/5। P1 + P2 9 है, माइनस D के नाम पे क्या था बेटा, 20 को 1/5 लिख दूँ इंटू P1 P2, तो यहाँ से बेटा क्या आ रहा है, 1/5 P1 P2, 9 - 27/5, 9 5 45, 45 में से 27 गए तो कितने बचेंगे, 18/5, तो ये 5 गया, तो P1 P2 की वैल्यू आ रही है 18। तो बेटा जोड़ आ रहा है 9 और प्रोडक्ट आ रहा है 18, जोड़ आ रहा है 9 और प्रोडक्ट आ रहा है 18, तो 6 और 3 का ही ऑप्शन दिख रहा है मुझे, जो भी होगा तो 6 और 3 के साथ ये बन जाएंगे और मस्त रही है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट वैल्यू आपकी निकल के आ रही है। अगला, 3 इंडिविजुअल आइडेंटिकल रॉड्स ऑफ मास एम एंड लेंथ, क्या है भाई, क्वेश्चन तो पूरा दे देता मेरा भाई, क्या दे रहा है इसने, कुछ भी नहीं लिख के दिया। क्या कह रहा भाई, 3 आइडेंटिकल रॉड्स ईच ऑफ मास एम एंड लेंथ एल, क्या करूं भाई इसका, कैसे जमाइए, क्यों जमाइए, किसी को नहीं पता भाई। वैसे एक का ml²/12 होता है, तो तीनों का जोड़ दें, जो भी करें, मुझे भी नहीं समझ आ रहा कि ये क्या किया है, तो भैया अपन कुछ नहीं कर सकते, क्वेश्चन इनकम्प्लीट, छोड़ें, आगे बढ़ें। चलिए 37 क्या बोला गया है, a hollow cylinder with inner radius r, outer radius 2r and mass m is rolling with speed of its axis v, its kinetic energy is, क्या होगी भैया, hollow cylinder है, जीवन के मज़े ले डाले इसने। तो भाई देखो प्योर रोल कर रहा है, तो पहली चीज़ तो बाहर वाले सरफेस के हिसाब से ही होगा, तो v की वैल्यू आप लिखोगे ओमेगा इंटू 2r, पहली चीज़ तो ये आई। तो देखो एक तो ट्रांसलेशनल एनर्जी तो बड़े प्यार से लिख दी आपने, क्या लिख दी, ½mv²। अब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी लिखनी है, तो पहले बेटा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालोगे, आपके ऊपर है, जैसे आपका मन करे। तो मैं तो हॉलो सिलेंडर के स्टाइल से ही चलूँ, यहाँ से किसी डिस्टेंस x पे जाके पतला सा ये शेल लिया, कितना dx का, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखूँगा, हॉलो का फॉर्मूला आपको पता है mr², तो दैट इज़ dm इंटू r²। तो dm की वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटल m था, टोटल एरिया जिस पे फैला हुआ है कितना है, पाई इंटू 4r², 2r का होल स्क्वायर माइनस r², और इंटू इसका एरिया आप लिखते हो 2π x dx, और ये r² की जगह सॉरी x² लिखना चाहिए, अपन का कन्फ्यूजन हो जाएगा वरना x²। तो ये क्या हो गया बेटा, पाई से पाई उड़ा दो, 2mx³ dx अपॉन 3r²। तो i की वैल्यू डायरेक्टली इंटीग्रेट करेंगे, r से 2r x की लिमिट जाएगी, तो 2m/3r²। x³ का इंटीग्रेशन आपको पता है r की पावर 4, तो 2 की पावर 4 हो जाएगा, 16r4 माइनस r4 की पावर 4। तो भाइयों क्या बनेगा, ये 2 काट दें तो ये क्या हो गया, 6m/6r², नीचे ऊपर आ जाएगा 15r की पावर 4, तो ये हो गया 5/2 mr²। मेरे हिसाब से तो ये आ रहा है 5/2 mr²। तो के रोटेशनल कितना हो जाएगा भाइयों, ½ कितना है 5/2 mr², और ओमेगा की वैल्यू लिख दोगे v²/4r²। तो r² गया,
तो ये क्या हो गया 5/16 mv²। तो 5/16 प्लस 1/2, 5/16 में 1/2 अगर आप जोड़ लगाओगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 8 और जुड़ेगा 13/16 mv² हो जाएगा। सो 5/16 प्लस 1/2 mv², सो दैट कम्स आउट एज 13/16 mv²। अच्छा क्वेश्चन हो गया, थोड़ा सा लेंदी हो गया और समझदारी भरा भी हो गया। देखो मुश्किल नहीं है क्योंकि यूनिफॉर्म था, नॉन यूनिफॉर्म होता तो ज़्यादा मज़ेदार होता। ठीक है, एनपीएन ट्रांजिस्टर कंडक्ट करेगा भैया, कब कंडक्ट करेगा, जब कलेक्टर एमिटर आर नेगेटिव विथ रिस्पेक्ट टू द बेस पोटेंशियल। ऐसा तो नहीं होगा यार, एक फॉरवर्ड होता है एक रिवर्स होता है, तो दोनों काम तो नहीं चलेंगे। बोथ आर पॉजिटिव नहीं भैया, अपने को पता है एनपीएन है तो एमिटर फॉरवर्ड बायस होगा तो बेस के रिस्पेक्ट में नेगेटिव होना चाहिए, तो एमिटर तो नेगेटिव होगा और कलेक्टर वाला रिवर्स बायस है तो वो पॉजिटिव होगा। तो ऑप्शन सी के साथ जाएं, इजी सा प्रश्न है, कंसेप्चुअल है, आना चाहिए। नेक्स्ट, लार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी क्या लिखा हुआ है, एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, सेपरेट 1 mm से की है, चार्ज किया एट दिस रेट, ऑफ रेट भी दिया है, डाइलेक्ट्रिक का कांस्टेंट टी है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट एट द इंस्टेंट इज, तो डिस्प्लेसमेंट करंट एट द इंस्टेंट आपसे पूछ लिया। आप देखो मज़े ले लिए इस बार, डिस्प्लेसमेंट करंट लोग नाम सुन के ही घबरा जाते हैं, पर घबराना नहीं है भैया, वो सिंपल करंट ही होगा भैया, कोई ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती। अपना सीधा सा तरीका होता है, क्यू किसी भी मोमेंट पे सी वी है तो आई इज़ डी क्यू बाई डी टी। अब यहाँ वी का रेट ऑफ चेंज है तो डायरेक्ट सी डी वी बाई डी टी कर दो, परेशान होना ही नहीं है। जो नॉर्मल करंट है वही, जो उधर कंडक्शन इधर डिस्प्लेसमेंट, तो मस्त रहो। सी की वैल्यू क्या होगी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और के फॉर काइड भी लगा दें, और डी वी बाई डी टी आपको गिवन है तो वैल्यू डालते जाओ बड़े प्यार से। के नाम पे 10, एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 की पावर -12, एरिया के नाम पे 1, डी हो गया 10 की पावर -3, डी 1 बाई डी टी के नाम पे 25। देख लो भैया क्या हो गया, तो 25 इंटू 8.85, और ये पावरों का खेल देख लो, 12 में से 4 गए, 10 की पावर -8। तो अगर माइक्रो एम्पियर करना है तो 8.85 इंटू 1/4 कर दो, 0.25 माइक्रो एम्पियर, तो अब 4 से डिवाइड कर लो, 2.21 समथिंग आएगा, तो 2.2 माइक्रो एम्पियर। ऑप्शन सी के साथ जाइए और मस्त हो जाइए। तो नाम डिस्प्लेसमेंट करंट है, बट सिंपल कॉमन सेंस से चलना है, दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, और ईजी है, उतने लंबे एक्सप्रेशन में नहीं जाना जो अपन नॉर्मली पढ़ते थे। अगला, स्टील का तार, एरिया हीट कर दिया, स्ट्रेच कर दिया, चेंज इन टेंशन व्हेन टेम्परेचर फॉल्स फ्रॉम 50 to 30, तो क्या भैया क्या चेंज होगी, तो अपने को सिंपल सा पता है भैया, जब भी ये आता था तो जो टेंशन की वैल्यू आती थी, एफ़ की वैल्यू आती थी, आप लोगों को ये याद होगी, एफ़ लिखते थे अपन ए वाई अल्फ़ा डेल्टा टी, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आता था। तो चेंज भी वैसे ही लिखेंगे, तो फोर्स का चेंज ही अपने को दिखना है, दिमाग नहीं लगाएं। एरिया के नाम पे कितना है 2 मीटर स्क्वायर, यंग्स मॉडुलस के नाम पे क्या है 2 इंटू 10 की पावर 11, इसके नाम पे है 1.1 इंटू 10 की पावर -5, और डेल्टा टी कितने से चेंज हुआ 20 से। ठीक है, अब यहाँ तो प्लस माइनस भी नहीं बताना, आप कॉमन सेंस से सोच के बताइएगा, बढ़ेगी या कम होगी, मैं नहीं बता रहा, आप अपने आप दिमाग लगाइएगा। तो 80 इंटू 1.1, 80 इंटू 1.1 हो जाएगा 88 इंटू 10 की पावर, कितना आ रहा है, कितना आएगा, 88 इंटू 10 की पावर कितनी आ गई, आ रही है इंटू 10 की पावर 6 आ रही है, 88 इंटू 10 की पावर 6 निकल के ये वैल्यू आती है। एक सेकंड, कुछ और भी खा गए क्या अपन, ए वाई अल्फ़ा भाई यही दे रखा है मेरे को, तो ये एक्चुअली ये 2 मीटर स्क्वायर एरिया नहीं होगा, 2 मिलीमीटर स्क्वायर होगा, तब ये गायब होगा। अभी तो भैया अब एरर है तो एरर है, मैं कुछ नहीं कर सकता। चलो 88 देख के कर दें, एक्चुअली वो mm² होना चाहिए, वो सोल्यूशन में भी उन्होंने mm² लेके ही किया है। तो इस बार एरर कुछ ज़्यादा दिख रहे हैं, वही सही बात है, रोज़ रोज़ पेपर बनाना है तो अब तकलीफ़ें होंगी, स्टार्टिंग में तो बना लिए होंगे, अब ये तो लंबा खिंच गया है, आपके एग्ज़ाम और खिसक गए तो बेचारे बनाते बनाते दुखी हो जाएंगे। चलिए, number of particles is n is minus d n2 minus n1 upon x2 minus 1 crossing a unit area perpendicular to x axis in a unit time, n1 n2 are number of particles per unit volume, है ना, ठीक है। for the value of x meant to the dimensions of d called as diffusion constant। तो देखो भैया, आपको पता है कि यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया हुआ है, ये नंबर गिवन है, ठीक है। नंबर अगर गिवन है तो ये सबसे पहले आपको नंबर गिवन है, यहाँ पे नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, नंबर तो आपको पता है क्या होता है, नंबर आपका नंबर लेस होता है, उसकी कोई अपन बोलते हैं डायमेंशन होती नहीं है। तो यहाँ देखिए n2 माइनस n1, सबसे पहले तो n2 माइनस n1 का डायमेंशन क्या दे रखा है, नंबर पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब 1/L की पावर 3, ठीक है। x2 माइनस x1 का हो गया, वो हो गया x, ठीक है, x मतलब लेंथ हो गई, लेंथ क्यूब हो गई। तो यहाँ से अब देखिए, एक सेकेंड, और ये क्या दे रखा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग अ यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू x एक्सिस इन अ यूनिट टाइम, उसको तो मैंने भूल ही गया था। तो पहले तो इस स्मॉल n का देख लें, देखो आराम से, जल्दी नहीं करें, गलती हो जाती है कई बार। यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू x एक्सिस इन अ यूनिट टाइम, तो पर यूनिट एरिया हो गया तो 1/L² पर यूनिट टाइम मतलब t,
तो इसकी जो डायमेंशन आ रही है क्या आ रही है बेटा, दैट इज़ l की पावर -2 t की पावर -1। ये जो n2 - n1 वाली टर्म्स है ये क्या दे रखा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो इनकी पावर हो जाएगी l की पावर -3। ठीक है, इनमें कोई दिक्कत ही नहीं कि नंबर तो डायमेंशनलेस है, वो हो जाएगा l की पावर -3। और x2 - x1 तो आपको पता ही है यार, उसका डायमेंशन तो वही l होगा। तो अब देख लीजिए बेटा d का डायमेंशन क्या होगा, डायरेक्टली n के डायमेंशन से मल्टीप्लाई करें l - 2 t - 1, उससे मल्टीप्लाई l हो गया और नीचे आ गया l की पावर -3। तो भैया क्या हो गया, ये ऊपर आ जाएगा l की पावर 2 t की पावर -1। कौन सा ऑप्शन आ रहा है बेटा, d फॉर डॉग, m0 लिखते ही हैं तो लिख दिया, तो ये आपका डी ऑप्शन हो गया। तो थोड़ा ढंग से देखिएगा, गलती हो जाएगी वरना। पैरेलल बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्स डायरेक्शन में जा रही है, फॉल्स ऑन अ स्लिट ऑफ विड्थ d पासिंग थ्रू एन स्लिट, एन इलेक्ट्रॉन एक्वायर्स अ मोमेंटम py इन द y डायरेक्शन, देन फॉर अ मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू द स्लिट। तो मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू द स्लिट क्या होना चाहिए आपसे यहाँ पूछा गया है, h क्या है यहाँ पे, प्लैंक्स कांस्टेंट आपसे यहाँ पे पूछ लिया है। ठीक है, तो मेजॉरिटी एक्वायर्स मोमेंटम py इन द y डायरेक्शन, देन फॉर अ मेजॉरिटी इज। तो अभी देखो यार, यहाँ पे एक सिंपल सी चीज़ आप यहाँ पे देख के चलो कि टिपिकली जो अपन डी ब्रॉगली वेवलेंथ की बात यहाँ पे करेंगे और उसको साथ में यहाँ पे इसने किससे मिक्स कर दिया है, आपके डिफ्रैक्शन वाले लॉजिक से। तो आपके डिफ्रैक्शन वाले लॉजिक से अगर इसने इसको मिक्स कर दिया है तो देखिए आपको पता है कि जो फर्स्ट मिनिमा बनता है उसके लिए साइन थीटा की वैल्यू निकल के आती है आपकी λ/a या λ/d यहाँ बोले। ठीक है, तो उसके अंदर अंदर ही सब रहेंगे, उसके अंदर अंदर ही सब रहेंगे और वो जो साइन थीटा होता है वो साइन थीटा की वैल्यू के हिसाब से अगर अपन चलें तो ये y/d, तो ये साइन थीटा हो गया आपका। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आपकी आ गई d साइन थीटा, और लैम्डा वैसे क्या होता है h/p। ठीक है, वो क्या होगा आपका h/p। तो h/p की टर्म्स में अगर उसको देखोगे तो यहाँ से अपने आप सीधी सीधी चीज़ आपको क्या समझ आ रही है बेटा, पी वाई इंटू ये जो आपका मॉड ऑफ पी वाई इंटू डी होगा, ये क्या आ रहा है h/sin थीटा। h/sin थीटा का मतलब ये वैल्यू डेफिनेटली h से बड़ी ही होगी, तो ऑप्शन कौन सा जाएगा, ए के साथ आप यहाँ पे जा सकते हैं। बस इसी के साथ आपको चलना है और ज़्यादा आपको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, इस लॉजिक से ही आपको देखना यहाँ पर रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा डूबियस है बट ठीक है। नेक्स्ट, a light of wavelength 6000 angstrom is incident on a single slit. First minimum is obtained at a distance of 0.4 cm from the center. Width of the slit is 0.3 mm, then the distance between slit and the screen. देखो वापस डिफ्रैक्शन की बात ही कर रहा है आपसे। देखिए क्या पूछ रहा है, अभी जो पहले सिखाया था फर्स्ट मिनिमा आपको सिखाया था कब आएगा, 0.3 mm साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 6000 एंगस्ट्रॉम का था 6 × 10⁻⁷। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू क्या हो गई, साइन थीटा की वैल्यू क्या आ रही है आपको, 6 × 10 की पावर क्या आ जाएगी, 6/3 कर दें और ये हो जाएगा 10 की पावर -3, दैट इज़ 2 mm। साइन थीटा 2 mm क्यों लिख रहा हूँ यहाँ, 2 ही लिखे बस, 2 × 10 की पावर -3। और ये छोटा सा है तो इसको डायरेक्टली लिख दें y/d, तो 0.4 सेंटीमीटर अपॉन डिस्टेंस जो भी था, तो डिस्टेंस की वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगी l या d जो भी लिखते हो, 0.4 सेंटीमीटर 2 × 10 की पावर -3, तो ये 400/2 200 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर का मतलब 2 मीटर। आराम से काम चला, हो गया काम आपका। तो ये 2 मीटर पे आंसर आपका आ गया। चलिए नेक्स्ट, 2 ट्यूनिंग फॉर्क है, एक साथ बजा दिए साहब। बी टाई 4 की, ए पे वैक्स लगाया, दे अगेन, अरे वैक्स लगाने पे भी 4 आया, इसका मतलब जिस पे वैक्स लगाया वो बड़ा वाला था। क्यों, देखो 4 का अंतर है, ये माना 4 का अंतर है, जिस पे भी वैक्स लगाओगे वो कम होगा। अगर इस पे वैक्स लगाते तो फिर अंतर बढ़ जाता है, इसका मतलब ऊपर वाले पे वैक्स कुछ ज़्यादा लगा दिया कि वो पहले 4 ऊपर था, अब वो 4 नीचे हो गया। तो वैक्स किस पे लगाया था, ए पे, तो ए ऊपर हो गया और बी नीचे हो गया। क्लियर है, तो अगर ए की 256 है तो अब बी की नीचे वाली होगी तो 252। मज़े से करो, सॉल्व करो, बच गया झुंझुना। चलिए, एक तारा धरती से दूर जा रहा है तो रेड शिफ्ट ही होती है, धरती से दूर गया, जाने दो। शिफ्ट इन स्पेक्ट्रल लाइन दिस द वेलोसिटी ऑफ द स्टार इज़, देखो ये मैंने पहले वाले में भी समझाया था, इसको याद कर लेना फॉर्मूला। छोटे चेंजेस के लिए डायरेक्ट आप लिख लेना ΔF/F या Δλ/λ जो भी लिखते हो, दैट इज़ इक्वल टू V/c। तो अब यहाँ पे वेलोसिटी पूछी है तो वेलोसिटी क्या लिखोगे, Δλ/λ इंटू सी। Δλ के नाम पे है 1.9, उसके नाम पे है 5700, सी के नाम पे है 3 × 10 की पावर 8, तो 3 × 1.9 57 ही होता है, तो 5.7, तो ये हो गया 1/1000 इंटू 10 की पावर 8, तो ये क्या हो गया 10 की पावर 5, तो 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड, दैट इज़ 100 किलोमीटर्स पर सेकेंड। तो ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। तो ये याद कर लीजिएगा बेटा, EM वेव्स फॉर EM वेव्स के लिए डॉपलर इफेक्ट। सो ये था आज का पेपर।
होप यू एन्जॉयड इट। देखिए इसमें आज कुछ गलतियां भी थी और एक दो क्वेश्चन थोड़े अटपटे भी थे। हो सकता है कि आपको सोल्यूशन शायद एक दो में लगे कि और डिटेल्स चाहिए हैं, तो मैंने जानबूझ के कई जगह डिटेल स्किप की हैं कि नॉट रिक्वायर्ड है, तो यू कैन लीव देम। बाकी जैसे आपको पसंद आ रहे हैं, योर फीडबैक इज़ एक्चुअली मोटिवेटिंग मी, सो आई विल कीप पोस्टिंग देम एवरी डे, दैट इज़ व्हाट आई कैन ट्राई। थैंक यू फॉर लिसनिंग।